बीए सेकेंड ईयर के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज तीसरा दिन है ऑनलाइन क्लास का और जो है हमारा टॉपिक चल रहा था नीति के निर्देशक तत्व। कल हमने 51 तक इनको कंप्लीट कर लिया था। आर्टिकल 36 से स्टार्ट होते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या क्या नीति के निर्देशक तत्वों में बताया गया है उनका हमने कल चर्चा उन पे सारों पे कर ली थी। तो एक बार ब्रीफली नज़र कल वाले काम पे डाल दूं मैं, या इस प्रश्न पे थोड़ी सी ब्रीफली नज़र डाल दूं कि नीति के निर्देशक तत्व जो हैं वो राज्यों को ये निर्देश देते हैं कि अगर आप इन तत्वों का, इन बातों का अगर आप पालन करेंगे तो राज्य जो है वो कल्याणकारी होगा, जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण होगा, उनका सामाजिक आर्थिक नैतिक उत्थान होगा उनका, अगर राज्य इनको मानता है। तो ये सिर्फ एक नैतिक बातें हैं जैसे हमारे घर में होती हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें नैतिक और अच्छी बातें बताते हैं, ये उस तरीके की एक अच्छी बातें हैं और प्रत्येक राज्य को इन्हें मानना चाहिए। और प्रत्येक राज्य अगर इन्हें मानता है तो निश्चित रूप से राज्य के सभी नागरिक सुखी रहते हैं और उनका सभी का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो पाता है। तो कल जो है हमने आर्टिकल 42 से 51 तक जो हैं वो नीति निर्देशक तत्वों का पे चर्चा की थी, जिसमें मैं ब्रीफली आपको बताऊं कि जिसमें लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था, रोज़गार के लिए उचित जो है दशा, प्रसूति सहायता थी और कुटीर उद्योगों को अधिक से अधिक बढ़ावा देने की बात कही थी। लोगों को इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए कि उन्हें जो है वो जीवन यापन बढ़िया कर सके। 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात कही थी। जो SC ST और अन्य दुर्बल जाति हैं उनकी समाज में स्थिति को बढ़िया किया जाए, उनकी अन्याय से रक्षा की जाए, हानिकारक मादक पदार्थों और जो नशीली दवाइयाँ हैं उन पर रोक लगाई जाए, कृषि में वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा दे, कृषि की ऐसी ऐसी किस्में पौधों की तैयार करें कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, पशुपालन में भी ऐसी नस्लें तैयार हों जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन करने वाले को फ़ायदा हो सके, वनों के कटने पर रोक लगाई जाए ताकि जो है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या ख़त्म हो, वन्य जीवों को भी बचाया जाए और जो हमारी ऐतिहासिक स्मारक की वस्तुएं हैं, लाल किला है, जामा मस्जिद है, ताजमहल है, किले हैं और जो पुरानी जो हमारी धरोहर हैं उनको बचाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो है हम बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे विश्व के अंदर शांति फैलाई जाए। तो ये कुछ मेन अन्य आर्टिकल वाइज जो है नीति के निर्देशक तत्व पे कल चर्चा की थी। तो आज जो है हमारा नीति के निर्देशक तत्वों में टॉपिक है नीति के निर्देशक तत्वों का महत्व। तो देखिए महत्व जो है इनका उन्हीं नीति निर्देशक तत्वों में निकल के आएगा जो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। तो आज महत्व के बाद में हमारा जो है इसकी आलोचना रह जाएगी नीति के निर्देशक तत्वों की, और कल जो है हमारा नीति निर्देशक तत्व का टॉपिक जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो महत्व पे चर्चा करते हुए देखिए इसका पहला बिंदु है जनमत की शक्ति। कई बार 7 नंबर में सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि नीति के निर्देशक तत्वों का महत्व बताइए। तो ये 10 पॉइंट्स हैं मैंने बताए हैं, तो ये उनका महत्व बताएगा कि नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है। तो सबसे पहले देखिए जनमत की शक्ति। देखो नीति निर्देशक तत्व जो हैं हालांकि उनको कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, कोई भी अगर इनका उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था जो है वो कोर्ट्स में नहीं जा सकती, न्यायालय में नहीं जा सकती और न्यायालय के द्वारा इनको लागू करवाया जा सकता है। लेकिन वास्तव में इनके पीछे जो शक्ति होती है वो जनता की होती है, जनमत की, और जनता ही जो है वो सबसे बड़ा न्यायालय है। क्यों? क्योंकि जनता ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, अंतिम शक्ति जनता के पास होती है वोट के माध्यम से। तो इन नीति निर्देशक तत्वों के पीछे भी जो है सारी शक्ति जनता की है, क्योंकि ये सारे के सारे तत्व जनता के कल्याण की बात करते हैं, इसलिए इनके पीछे जनमत की शक्ति होती है। और जो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है वो कभी भी इनकी अवहेलना करने का साहस नहीं करती, क्योंकि वो इन चीज़ों का पालन करेगी तो जनता का कल्याण संभव हो पाएगा, और जनता का कल्याण होगा, जनता का जितना विकास होगा उस गवर्नमेंट को दोबारा सत्ता में आने का मौका मिलेगा। इसलिए जो है कोई भी जो है इनको इनके उल्लंघन करने की बात नहीं करता है। अब जैसे अगर कोई करता भी है तो संसद के अंदर तो उसको विरोधी दल का सामना करना पड़ता है,
और बाहर जब आता है तो फिर चुनाव के टाइम में जनता का सामना करना पड़ता है। तो उसे पता है भी, अगर क्योंकि सारी बातें जनता के कल्याण से संबंधित है, तो उसे पता है भी अगर हम इन बातों को मानेंगे तो निश्चित रूप से दोबारा हम सत्ता में आ जाएंगे। और अगर कोई इनकी अवहेलना करता है तो अगली बार उसको सत्ता से वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि जनता जनार्दन है ना यहाँ पे। अगली बार जनता जो है वो उसको वोट ही नहीं देगी उस दल को जो इन चीज़ों की अवहेलना करेगा। इसलिए इन शासन पर इस नीति निदेशक तत्व के पीछे जनता की जो है ना सबसे बड़ी शक्ति होती है, जनमत की। तो इसलिए पहला महत्व है इसका कि नीति निर्देशित तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति होती है। पॉइंट नंबर 2 है नैतिक आदर्शों के रूप में महत्व। देखो, नीति निर्देशित तत्व जो हैं वो सारे नैतिक आदर्श हैं। इन नीति निर्देशित तत्वों का नैतिक रूप में इसलिए महत्व है कि इनका कहीं ना कहीं देश के इतिहास पे, देश पे प्रभाव जरूर पड़ता है। अब देखो, जैसे ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा था, फ्रांस में जो मानव और नागरिकों के संबंध में इन्होंने अधिकारों का घोषणा पत्र निकाला था, अमेरिकी संविधान है उसकी प्रस्तावना में भी बहुत नैतिक बातें लिखी है। उन्हें हालांकि कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी इनके संविधानों पर इनका पूरा असर पड़ा है, संविधान में इन चीज़ों को अपनाया गया है। इसलिए भारत में भी जो है इन नीति निर्देशक तत्वों का पूरी भारतीय संविधान में भी इन आदर्शों को अपनाया गया है, इनके अनुरूप व्यवस्था की गई है। तो इनका नैतिक रूप से महत्व बहुत है। भाई किन चीज़ों को, जैसे घर के अंदर जो है हमारे कोई कानून नहीं बने होते कि हम माता पिता की जो हैं वो पैर छुएं, ये कोई कानून नहीं है, लेकिन ये नैतिक बातें हैं। तो नैतिक चीज़ों का फ़र्क बहुत पड़ता है। हमारा कल्चर हम पहले देखते आ रहे हैं, ऐसा हो रहा था तो हम भी उस चीज़ को ऐसा करते हैं। तो इन नैतिक चीज़ों का हमारे पे बहुत असर पड़ता है। वैसे ही नैतिक चीज़ों का जो है ना वो नैतिक आदर्शों के रूप में इन नीति के निर्देशक तत्वों का बड़ा महत्व है। और कोई ना कोई देश जो है या कहीं भी या किसी भी शासन को ये पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। इसलिए जो है इनका नैतिक आदर्शों के रूप में बड़ा महत्व है। पॉइंट नंबर 3 है शासन के मूल्यांकन का आधार। देखो, अब कोई शासन कैसा काम कर रहा है इसका मूल्यांकन किस आधार पे कर सकते हैं? उसका मूल्यांकन हम इस आधार पे कर सकते हैं कि जनता का कितना कल्याण हुआ, जनता का कितना विकास हुआ, जनता को कितनी सुविधाएं मिली। मतलब हर चीज़ का मापदंड जनता है। तो नीति के निर्देशक तत्व जो हैं वो सारे जनता के कल्याण की बात कहते हैं। तो अगर कोई सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर कार्य करती है तो वो सरकार बिल्कुल उच्च सरकार है और बिल्कुल उच्चतम और बढ़िया सरकार है। और वो अगर इन नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ काम करती है तो वो निम्न स्तर की सरकार है, दुराचारी सरकार है। तो शासन का मूल्यांकन भी कर देते हैं ये वो शासन कैसा है। जो इन नीति निर्देशक तत्वों की कसौटी पर खरा उतरता है वो बढ़िया सरकार है, और जो नीति निर्देशक तत्वों की कसौटी पर खरा नहीं उतरती है वो बुरी सरकार है। इसलिए शासन का मूल्यांकन जो है वो नीति के निर्देशक तत्वों के माध्यम से संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की व्याख्या में सहायक। देखो, नीति निर्देशक तत्व जो है ना वो शासन में मूलभूत हैं और ये देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी जो सभी सत्ताएं हैं इनके द्वारा निर्देशित होती हैं। न्यायपालिका भी जो है एक शासन का महत्वपूर्ण अंग है। भारत में जो है न्यायालय संविधान की व्याख्या के कार्य में निर्देशक तत्वों को उचित महत्व देते हैं। एक MC शीतलवाड़ा थे, उन्होंने कहा कि राज्य नीति के इन मूलभूत सिद्धांतों को वैधानिक प्रभाव यानी कानूनी प्रभाव प्राप्त न होते हुए भी उनके द्वारा न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ का कार्य किया जाता है। इस संविधान की जहाँ भी व्याख्या करनी होती है नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से करनी पड़ती है, माध्यम से की जा सकती है। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो जन कल्याणकारी हैं और संविधान भी जो है हमारा वो क्या है, जन कल्याणकारी, लोगों के कल्याण, जनता के कल्याण से संबंधित है। तो नीति के निर्देशक तत्व संविधान की व्याख्या करने में भी पूरा योगदान देते हैं, पूरे उसमें सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते। देखो, ये बात है कि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था ना तो उन्हें भी एक भय, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में एक भय था कि कहीं जब कोई विधेयक बन के संसद में या विधानसभा में बन के जब राज्यपाल या राष्ट्रपति के साथ पास साइन होने के लिए जाता है तो कहीं ना कहीं वो अगर उस कानून को नहीं पास होने देना चाहते तो इन निर्देशक तत्वों, नीति के निर्देशक तत्वों की आड़ ना ले लें कि ऐसे ना कह दें कि ये तो नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ है इसलिए हम इस पर साइन नहीं करते। तो इनको भय था भी कहीं
इन लोगों कोई भी विधेयक को या अगर ये कानून नहीं बनना देना चाहते राष्ट्रपति या राज्यपाल, तो ये नीति निर्देशक तत्वों की आड़ लेकर उसको कोई मना ना कर दें भी ये नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ हैं। लेकिन देखो व्यवहार में ऐसी संभावनाएं बहुत ही कम होती है, क्योंकि संस्थात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ पे नाम मात्र की कार्यपालिका होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल। इसलिए जो है नाम मात्र की कार्यपालिका होने के कारण जो सारा कुछ है वो मंत्रिमंडल ही करता है, इसलिए इनके पास इतनी पावर नहीं होती और ना ही ये जो है नीति निर्देशक तत्वों के कई सारा लेके किसी भी विधेयक को जो है ना वो कानून बनने से रोकते हैं। तो ये भय जरूर था, लेकिन संस्थात्मक शासन प्रणाली में दोनों ही नाम मात्र की कार्यपालिका होने के कारण ऐसे भय की भी आशंका जो है वो नहीं रहती और ना ही कार्यपालिका प्रधान इन नीति निर्देशक तत्वों का दुरुपयोग कर सकते हैं, यानी इनके माध्यम से किसी कानून को मना कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक पवित्रता। देखो निर्देशक जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो जितना हमारा संविधान के आर्टिकल पवित्र हैं उतना ही जो है वो नीति के निर्देशक सिद्धांत भी पवित्र हैं। हालांकि इनके पास न्यायालय की शक्ति नहीं है, इनको कोर्ट से द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, फिर भी जो है इनकी संवैधानिक पवित्रता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि न्यायालय ने भी बहुत से अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई कानून इन निर्देशक तत्वों के खिलाफ होगा तो उसे जो है वो अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए जो है इनकी संवैधानिक पवित्रता है, इनको बिल्कुल पवित्र माना जाता है और कानून बनाते इसमें इनका पूरा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर सरकार के लिए प्रकाश स्तंभ। देखो नीति के निर्देशक सिद्धांतों में सारी कल्याण की बातें कही गई कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो राज्य का विकास होगा, लोगों का कल्याण होगा। तो ये जो है वो सरकारों के लिए, राज्य और केंद्र सरकारों के लिए जो है ना एक प्रकाश स्तंभ का काम करते हैं। जैसे अंधेरे के अंदर लालटेन होती है ना, वैसे के वैसे ये जो है ना उस सरकारों को रास्ता दिखाते हैं, इन सरकारों को काम करने का दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण संभव हो पाएगा। ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं लोगों के विकास और लोगों के कल्याण से संबंधित है, राज्य के विकास से संबंधित है। तो कोई भी राज्य जब इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन करता है तो निश्चित रूप से वो लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। इसलिए ये सारे तत्व जो हैं राज्यों को दिशा निर्देश देते हैं, उनके लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम करते हैं कि राज्य सरकारें ऐसा कार्य करेंगी तो राज्य निरंतर प्रगति करेगा और लोग वहाँ के सुखी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविक लोकतंत्र की अभिव्यक्ति। देखो लोकतंत्र की मूल शर्त समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण, ये लोकतंत्र जो है ना इसका मूल आधार स्तंभ है ये बातें। और नीति के निर्देशक तत्व भी इसी से रिलेटेड हैं, ये भी इन्हीं बातों पे बल देते हैं। तो कहीं जहाँ भी लोकतंत्र जो है उसकी वास्तविक अभिव्यक्ति नीति निर्देशक तत्वों के अंदर मिल जाती है। वो सारी बातें जो लोकतंत्र के अंदर होनी चाहिए उससे भी कुछ बढ़ की बातें नीति के निर्देशक तत्वों के अंदर दी गई हैं। तो राज्य अगर इन चीज़ों का पालन करेगा नीति निर्देशक तत्वों को तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की जो है ना वास्तविक अभिव्यक्ति हो जाएगी और सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की प्राप्ति संभव हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने का साधन। देखो इसमें बहुत से नीति निर्देशकों में कहा गया है कि राज्य जो है वो रोजगार के साधन जुटाएगा, राज्य जो है काम की उचित दशाएं व्यवस्था उनके लिए स्थापित करेगा, लोगों के लिए जो है महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था करेगा, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता, बेरोजगारी इनमें उनको सहायता देगा, कुटीर उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देगा। तो ये चीज़ें क्या है लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने का एक साधन है कि अगर राज्य इन चीज़ों को करेगा, असमानता का भाव मिटाएगा, लोगों में सबके साथ समान व्यवहार करेगा, दुर्बल जातियों को सामाजिक अन्याय से रक्षा करेगा तो लोगों की सामाजिक स्थिति सुधरेगी बढ़िया, और आर्थिक स्थिति भी अगर उनको सहायता देगा, राज्य रोजगार के साधन जुटाएगा तो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो जनता की सामाजिक और आर्थिक सुधारने का साधन है ये नीति के निर्देशक तत्व। कोई भी राज्य अगर इनका पालन करता है तो वहाँ के लोगों की सामाजिक और आर्थिक दोनों स्थिति जो है वो सुधरती है। और लास्ट है नैतिक प्रेरणा के स्रोत। देखो ये नैतिक प्रेरणा देते हैं, कोई भी हम भी बहुत से कार्य ऐसे करते हैं जो बढ़िया कार्य करते हैं वो नैतिक प्रेरणा से करते हैं कि हमें घर से अगर कोई नैतिक प्रेरणा बढ़िया मिले कि हमें जो है गरीबों की मदद करनी चाहिए, या कोई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते या बहुत गरीब हैं उन्हें हमें किसी न किसी तरीके की सपोर्ट करनी चाहिए। तो नैतिक जब प्रेरणा मिलती है ना हमें तो हम निश्चित रूप से उस नैतिक प्रेरणा से बढ़िया काम करते हैं। तो ये नीति के निर्देशक तत्व एक नैतिक प्रेरणा ही है, ये राज्य को नैतिक प्रेरणा देते हैं कि आप ऐसे करिए तो आप
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण होगा। तो जब राज्य को ये नैतिक प्रेरणा देते हैं तो इस प्रेरणा से प्रेरित होकर राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते हैं और जिससे निश्चित रूप से राज्य जो है वो निरंतर विकास करता है। तो नीति के निर्देशक तत्वों के ये थे महत्व आज ख़त्म हो गए हैं। अब कल जो है ना इस टॉपिक को हम ख़त्म कर लेंगे, थोड़ी इसकी आलोचना और अंतर है नीति निर्देशक तत्वों के मूल अधिकारों के साथ, वो करके कल अपना टॉपिक जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।